सो बच्चों वेलकम बैक टू द चैनल केवाईटी क्लासेस। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया और अमेजिंग सा वीडियो लेकर के। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ये वीडियो मतलब माइक्रोस्कोप पे मोस्टली होने वाला है, ठीक है। हम लोग माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके सीबीएसई में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है ये, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमें देखना है सबसे करीब से हमारी आंखों की औकात क्या है, कितने करीब की चीजें देख सकती हैं। तो चलो चेक करते हैं अपनी आंखों की औकात। जो भी आपके पास सामान रखा हुआ है, किताब है, पेन है या पेंसिल है, उसको अपने धीरे धीरे अपने आंख के पास लाते रहो। उस पर लिखी हुई चीजें आपको क्लियर दिखती रहेंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिससे आगे आप लाओगे तो चीजें क्लियर होने के बजाय क्या होना शुरू हो जाएंगी, ब्लर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जब चीजें ब्लर होना शुरू हो जाएंगी तो आप समझ लो कि वही आपकी आंख की मैक्सिमम औकात थी, उससे ज्यादा पास की चीजें आपकी आंखें नहीं देख सकती हैं। तो जो एवरेज ह्यूमन के मैक्सिमम डिस्टेंस जितना आप देख सकते हो करीब से, वो होता है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा करीब की चीजें देखना ह्यूमन आई के बस की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारी हो गई ह्यूमन आई, ठीक है। ये हो गई हमारी ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई है। अब इसको कहां तक का ये देख सकती है, ये हमारी ह्यूमन आई देख सकती है 25 सेंटीमीटर करीब, इस एवरेज है, ठीक है। अब जो बूढ़े लोग होते हैं उनका और ज्यादा दूर हो जाता है, 50 सेंटीमीटर हो जाता है, लेकिन 50 क्या मतलब कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी आंख की कैपेसिटी पे होता है। लेकिन एवरेज जो निकाला गया है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो इससे ज्यादा करीब की चीजें हमारी आंखें नहीं देख सकती है। अब देखो, अगर मुझे किसी चीज को बड़ा देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास लिक्विड क्लीनर है, इसको मुझे देखना है करीब से, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है। अब इसको मुझे देखना है और क्लियर, तो और पास लाऊंगा और पास लाऊंगा और पास लाऊंगा। अब 25 सेंटीमीटर से जैसे पास लाऊंगा मुझे चीजें ब्लर दिखना शुरू हो जाएंगी। तो इतना तक तो मैं कर सकता हूँ कि पास लाके इसको सबसे पहले रख लो अपनी आंख के सबसे करीब। फिर उसके आगे अगर मुझे देखना है तो मुझे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, चीजों को बड़ा दिखाने वाला माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। अब दो टाइप के माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल है, कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले हम सिंपल पढ़ेंगे, फिर कंपाउंड पढ़ेंगे, और सिंपल पढ़ने से पहले भी कुछ हम टर्म्स देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि हमारी आंखें जितना करीब देख सकती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। समझ में आ रहा है, गिर गया यार, ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे जितना भी मैं आंख बनाऊंगा ऐसी ही आंखें बनाऊंगा, तो आप लोग समझ जाना, ठीक है। अब देखिए अगला टर्म क्या है, अगला तो डायरेक्ट आ गया ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने बताया ना आपको, हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो चीजों को बड़ा दिखाता है वो क्या है, माइक्रोस्कोप है। और माइक्रोस्कोप दो टाइप के, एक कंपाउंड और एक सिंपल। तो सबसे पहले हम सिंपल देखेंगे, फिर हम देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विजुअल एंगल। सबसे पहली चीज क्या है बच्चों, सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज है विजुअल एंगल। इसको अगर आप डिटेल में समझ जाते हैं तो आपकी आधी मुसीबतें वैसे ही दूर होने वाली है, ठीक है। बनाते हैं विजुअल एंगल। ये हो गया, ये हमारी आंखें हो गई। अब आंखों के पास कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं ला करके, एकदम क्लियर बच्चों, डिटेल में देखेंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। उल्टी चीज नहीं रखेंगे, हम सीधी चीज ही रखेंगे। ऐसे कोई चीज मैंने आंख के सामने ला के रखी। अब ये आंखों पे देखो, एक रे यहां से आई आंख पे पड़ी, एक रे यहां से आई आंख पे पड़ी। अब ये जो एंगल है थोड़ा सा गंदा बन गया, इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे। जब तक पूरी फील ना है तब तक फिजिक्स का कोई मतलब नहीं है। बढ़िया एकदम डिटेल में अच्छे से बनाएंगे। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को दूर कर लेते हैं भाई, तो थोड़ा सा दूर आ जा, आजा आजा आजा, ठीक है, इतना दूर आ गया, बहुत बढ़िया। एक रे तो ऐसे की आंख पे जाके टकराई, दूसरी रे ऐसे जाएगी आंख पे आके टकराएगी। अब यहाँ पे हमारी कहीं पे इमेज फॉर्म होगी, इस जगह पे क्या होगी बच्चों, इमेज फॉर्म होगी, ये येलो वाले पार्ट पे, ठीक है। रेटिना पे इमेज बनती है, इमेज रेटिना में बनती है। उसके बाद क्या होते हैं, हमारी ऑप्टिकल नर्व्स होती है, ऑप्टिकल नर्व्स दिमाग पे सिग्नल डालती है और वो बनता है। वो सब हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। बाकी हमारी यहाँ रेटिना पे इमेज बनी। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, यही क्या है, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये जो अल्फा एंगल बन रहा है ना, यही क्या है, विजुअल एंगल है। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आंख के ऊपर या रेटिना के ऊपर जो एंगल बनाता है वही क्या होता है बच्चों, विजुअल एंगल। अब ऑब्जेक्ट जितना करीब हो विजुअल एंगल उतना बड़ा, ऑब्जेक्ट जितना करीब हो विजुअल एंगल उतना बड़ा, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा हो विजुअल एंगल उतना बड़ा। अब इस ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दूं, ये मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब देखना इसका विजुअल एंगल, कलर चेंज कर देते हैं ना, अब देखना अब मजा आएगा। अब देखो विजुअल एंगल ऐसे कहीं, ऐसे यहाँ पर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, ठीक है। फिर विजुअल एंगल और बड़ा हो गया, और बड़ा करोगे ऑब्जेक्ट और बड़ा, और पास लाओगे, पास लाने का मतलब भी क्या है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करना। तो विजुअल एंगल का साइज बढ़ता रहता है जैसे जैसे आप चीजों को, ऑब्जेक्ट को पास लाते रहते हो या फिर ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ाते रहते हो, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। बाकी अभी देखिएगा आगे, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज क्या है, मैग्निफिकेशन। जैसे हमने क्या पढ़ते थे हम लोग, लेंस या फिर मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, याद करो, सोचो सोचो, क्या पढ़ते थे, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है, ये भी कैपिटल एच बना देते, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लेकिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में हम बोलेंगे कि विजुअल एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज। मैग्निफिकेशन क्या होगा? विजुअल एंगल सबटेंड बाय फाइनल इमेज, जिसको बीटा बोलते हैं। मतलब वो विजुअल एंगल जो आपकी फाइनल इमेज बन रही है ना, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो फाइनल इमेज बना रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो क्या होगा? बीटा होगा। उसको ऊपर रखेंगे अपॉन अल्फा। अल्फा तो आपको पता है क्या है? ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है। और किस जगह पे ऑब्जेक्ट जितना एंगल बना रहा है? डी पे रखा हुआ। डी मतलब क्या होता है? समझा दो आप लोगों को। डी मतलब होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम डी से डिनोट करते हैं। अब अल्फा क्या होता है? अल्फा वो एंगल होता है, वो विजुअल एंगल होता है जो, देखो अल्फा का मतलब क्या है? ऐसा विजुअल एंगल जो आंख पे कब बने? जब ऑब्जेक्ट आपका डिस्टिंक्ट विजन पे डी पे रखा हुआ हो। ऑब्जेक्ट जब डी पे रखा है, जो आंख पे एंगल बन रहा है उसको अल्फा बोलते हैं। याद रखना ये चीज, दो बार बोलो मेरे साथ। जब विजुअल एंगल, जब ऑब्जेक्ट डी पे रखा हो, जो आपकी आंख पे एंगल बन रहा है वही क्या है? विजुअल एंगल है। जब ऑब्जेक्ट डी पे रखा हो तो जो आपकी आंख के ऊपर एंगल बन रहा है वही क्या है बच्चों? विजुअल एंगल है। ये क्योंकि बार बार बहुत कंफ्यूज करती है चीजें, देखना। यहां मैंने बताया ना, अ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड विद द नेकेड आई एट द स्टैंडर्ड व्यूइंग डिस्टेंस, टिपिकली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन व्हिच इज नियरली इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे जब रखा है ऑब्जेक्ट, जो आपके आंखों के ऊपर एंगल बन रहा है वही अल्फा है। और बीटा क्या है? जो भी फाइनल इमेज बन रही है उसके द्वारा जो आपकी आंख पे एंगल बन रहा है वही क्या है बच्चों? बीटा है। तो आपका जो मैग्निफिकेशन होता है वो बीटा अपॉन अल्फा। जो एंगल बना रहा है कौन? इमेज, फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है, और जो 25 सेंटीमीटर पे रखने पे जो एंगल बन रहा है, वही दोनों का रेशियो क्या है बच्चों? मैग्निफिकेशन होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में। अब इतनी बात समझ में आ गई होगी, कई बार मैंने उसको रिपीट भी कर दिया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। नहीं आया तो एक बार वीडियो को वापस से बैक ले जाओ और फिर समझो, फिर आपके समझ में 100% चीजें आएंगी ही आएंगी। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये खाली पेज। हाँ, अब सिंपल माइक्रोस्कोप। बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, सबने देखा होगा। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे बचपन में, उसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लासेस निकलते थे। अब उनका फोकल लेंथ बहुत खराब होता था और वो जो मटेरियल के बनते थे वो खराब होते थे। अगर आप स्टैंडर्ड अच्छा लोगे तो अच्छा मिलता था। बाकी आपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस उसने भी देखा होगा और स्कूल्स में देखा होगा। आपके घर में कोई बड़ा है, कोई लॉयर वगैरह है, वो लोग पतली पतली किताबें पढ़ते हैं ना, तो वो लोग मैग्नीफाइंग ग्लासेस अपने पास रखे होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस ही क्या है? एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप का काम क्या है? छोटी चीज को बड़ा दिखाना। तो जो हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लासेस होता है वो भी तो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है, तो वो भी क्या है? एक तरह का सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो देखो यहाँ लिखा भी है साफ साफ, अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट कंसीडर टू बी टू अ सिग्नल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस। मतलब क्या होता है? उसमें एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऑफ्टन कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लासेस। हम सिंपल माइक्रोस्कोप को ही क्या बोल दिया करते थे अपने बचपन में? मैग्नीफाइंग ग्लासेस। मैग्नीफाइंग ग्लासेस क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। प्रिंसिपल कैसे क्या है इसका? हम लोग क्या रखते हैं? ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे एक ही एफ रहेगा, इतनी बार थोड़ी एफ रहेगा। देखो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस जस्ट इनसाइड फोकल लेंथ सो दैट लेंस फॉर्म द वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। आपको याद होगा जब भी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते थे तो वो एक स्पेशल केस हुआ करता है जब हमारी इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल बनती थी और इरेक्ट सीधी बनती थी। क्या करते थे हम लोग? अरे बहुत सारे केसेस हमने पढ़े थे। तो हम लोग जब एक केस ऐसा हुआ करता था कि जब हम ऑब्जेक्ट को ला करके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं रख देते थे तो हमारा जो इमेज बनती थी, ये ऐसे कुछ चला जाता दूर दूर, तो हम जबरदस्ती इमेज को मिलाते तो हमारी जो इमेज बनती थी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनती थी, मतलब सीधी इमेज बनती थी। यही वाले केस पे इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। हम वो उसको मैग्नीफाइंग ग्लासेस को लाते हैं पास में, इतना पास लाते हैं कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है और जो हमारा फोकल, वो जो ऑब्जेक्ट है वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, तो उससे हमारी जो इमेज बनती है वो सीधी और इरेक्ट बनती है। सीधी और बड़ी भी बनती है, एनलार्ज भी बनती है। तो हमें, हमारा मकसद क्या था? इमेज को एनलार्ज करना। तो उसी प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस चीजों को नोट करते हुए साथ में चलिएगा। ठीक है, द आई व्यू द वर्चुअल इमेज विच अपीयर लार्जर एंड फर्दर अवे। ठीक है, थोड़ा दूर दिखती है और लार्जर दिखती है। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। और एट इन्फिनिटी रिलैक्स व्यूइंग। अब देखो ये चीज हम पढ़ेंगे, ये चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल केस में। ये चीज बच्चों अभी स्पेशल केस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले इतनी बातें आपकी समझ में आई कैसे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वो प्रिंसिपल कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखो। जब भी ऐसा हम रखेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी भी बनेगी। हमारा मकसद बड़ा बनाना ही था, बड़े के साथ साथ सीधा बन जाए तो और भी अच्छी बात है, ताकि हमें उल्टा होकर के ना देखना पड़े। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को, आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो
अब सिंपल माइक्रोस्कोप काम कैसे करता है, चलो सारी चीजें देखते हैं, मैग्निफिकेशन देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप का और काम कैसे करता है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, इस वाले टॉपिक में मैं यहाँ बना रहा हूँ सिंपल माइक्रोस्कोप, थोड़ा अच्छा से बनाइएगा आप लोग भी। ये आ गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ये होता है बच्चों ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, थोड़ा बढ़िया बनाएंगे ना, मजा आता रहना चाहिए, इसलिए चीज़ों को बढ़िया बनाओ ताकि मज़ा ख़त्म ना हो कभी भी। जब फिजिक्स में मज़ा आना बंद हो वहीं फिजिक्स आपकी बोरिंग लगना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए आराम से मज़े लेके बनाओ। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट को लाके यहाँ पर रखा, ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे अच्छा सा यार, हमें कोई जल्दी थोड़ी ना है। यहाँ ला के रखा, अब इससे रेज भी भेजेंगे अच्छी सी, एक रे गई हमारी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, वो पार हो गई ऐसे बिना रिफ्लेक्ट हुए। अब दूसरी रे को कहाँ से भेज दिया जाए, ठीक है, दूसरे को यहाँ प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल भेजा, प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल, तो ये कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, अरे जल्दी बताओ कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ऐसे फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है बच्चों, ये अब रेस दोनों की दोनों क्या होगी, डाइवर्जिंग रेस होगी, मतलब दूर जाती रह चली जाएंगी। वैसे हुई नहीं है रियल में, थोड़ा सा देखो क्या होता है, स्केल स्केल लेके अच्छे से बनाऊंगा तो बनेगा, बाकी मेरे पास स्केल है नहीं। तो क्या होगा, अब यहाँ पर इसको हम पीछे ले जाके बैकवर्ड ले जाके मिलाने की कोशिश करेंगे। अब बैकवर्ड ले जाके जब मिलाएंगे तो जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे वहीं पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों को मिला दिया, अब ये दोनों रेस जहाँ पे मिली वहाँ पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और इमेज की खासियत क्या होगी, इस इमेज की खासियत होगी कि ये सीधी होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, सीधी होगी और ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। यहाँ पे हमारी कहीं आंखें होंगी, यहाँ से हमारी आंखें देख रही होंगी, यहाँ कहीं से हमारी आंखें ऐसे देख रही होंगी, और हमारी आंखें देखेंगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, विजुअल एंगल हो जाएगा। ये एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, विजुअल एंगल, मतलब बीटा। देखो ऑब्जेक्ट से यही तो एंगल बना रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आंखों पे जो एंगल बन रहा है वही क्या है, बीटा है। क्या बात है आपको फील हुई, समझ में आया? अरे हमारी आंखों पे यहीं पे तो रेज पड़ रही है, और जहां से रेज आती हुई दिख रही है वहीं इमेज बनती है, जहां से रेज आती हुई दिखती है वहीं पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो हमारी आंखें देख रही है, हमें यहाँ से रेज आते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, यहाँ पे रियल में एक्चुअल में इमेज बन रही है आपकी, रियल इमेज नहीं है वर्चुअल। तो हमारी आंखों पे जो एंगल बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, बीटा बन रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, बीटा की तो हम वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन के लिए सर हमें चाहिए बीटा अपॉन अल्फा। तो बीटा की तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 बीटा की निकाल सकते हैं। अरे हाँ सर 10 बीटा की तो हम निकाल सकते हैं। क्या होती है, अच्छा जहाँ ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग यू ई बोलते हैं, और जहाँ इमेज बन रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, वी बोल देते हैं, और इसका फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं। ठीक है, इसका फोकल लेंथ क्या है बच्चों, एफ है, ये जो लेंथ है इसका फोकल लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए इसमें। अब 10 बीटा क्या होता है, और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो एच ओ है, और इमेज की जो हाइट है वो एच आई है। हमें हाइट किसकी पता है, अच्छा 10 बीटा में चाहे तो ये वाला ट्राइंगल लेके निकाल लूँ, चाहे तो ये ट्राइंगल लेके भी निकाल सकता हूँ, और चाहे तो ये वाला ट्राइंगल लेके भी निकाल सकता हूँ। लेकिन हमें पता क्या है, क्या हमें इमेज की हाइट पता है, नहीं सर इमेज की हाइट नहीं पता है, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, तो ये छोटा ट्राइंगल लेना हमारे लिए फायदेमंद होगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 बीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, अरे सर परपेंडिकुलर क्या है, एच ओ, और बेस क्या है, यू ई। ठीक है, वैसे हम यू बोलते हैं ना ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, हम यू ई यहाँ बोल दे रहे हैं, थोड़ा समझ जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ते टाइम आसानी रहेगी अगर आप इसको यू ई बोलते हो। अब बुक में यूओ भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो यार, हमें क्या मतलब है, हम यू ई लेंगे इसको, बस यही क्या है मतलब, यू ई मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। आप यू लिखो, ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, आपका जो मर्जी वो करो। ठीक है, अब हमें 10 बीटा तो मिल गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत छोटा होगा, मानते हो कि नहीं ये बात, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होगा तभी तो मैग्नीफाइंग ग्लासेस से हम उसको बड़ा करके देख रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो ये बीटा बहुत छोटा होगा, बीटा बहुत छोटा होगा। जब बीटा बहुत छोटा होता है तो जो 10 बीटा होता है बच्चों वो क्या होता है, बराबर होता है बीटा के। किसके बराबर होता है 10 बीटा, बीटा के। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू एच ओ अपॉन यू ई। क्या बोल सकता हूँ बच्चों, एच ओ अपॉन यू ई। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, एच ओ अपॉन यू ई। तो बीटा की तो वैल्यू हमारी निकल गई। अब अल्फा की वैल्यू कहाँ निकालेंगे, अल्फा कहाँ है सर, इस फिगर में तो अल्फा है ही नहीं। और बच्चों अल्फा फिगर में होगा भी नहीं, क्योंकि अल्फा क्या है, अभी मैंने 3-4 बार रटवाया था डेफिनेशन। अल्फा मतलब है ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है आंखों पे, और किस जगह पे रखे होने पर, जब वो डी पर रखा हुआ है तो आंखों के ऊपर जो एंगल बना रहा है वही क्या है बच्चों, अल्फा है। तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, एच ओ दे रखी है। ठीक है, अभी आंखों पे जो एंगल बना रहा होगा कितनी दूर रखना है, इसको डी पे रखना है, ये मतलब बनेगा ना ये एंगल, ऐसे ही तो आंखों पे बनाएगा एंगल। ये अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एच ओ अपॉन डी। क्या लिखेंगे बच्चों, एच ओ अपॉन डी। क्या समझ में आया,
एच ओ अपॉन डी ही तो रखेंगे। अरे देखो अल्फा क्या है, वो एंगल है जब ऑब्जेक्ट डी पे रखा हो, तो ऑब्जेक्ट को मैंने डी पे लाके रख दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट एच ओ दे रखी थी, तो अल्फा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन। ठीक है, अब हमें मैग्निफिकेशन लिखना है, यही लिख लेते हैं, एक ही पेज में सारी चीजें हो जाएंगी। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है हमारा, एच ओ अपॉन में डी अपॉन अल्फा। अपॉन मतलब क्या होता है बच्चों, डिवीजन होता है, डिवीजन में एच ओ अपॉन, ये डी नहीं है, यू ई है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये क्या है बच्चों, यू, हाँ, एच ओ अपॉन यू ई इंटू डी अपॉन एच। इससे कट जाएगा तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, वो आएगा डी अपॉन यू ई। क्या ये बात समझ में आई? मैग्निफिकेशन क्या है बच्चों, डी अपॉन यू ई। अरे उल्टा करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच अपॉन यू, डी अपॉन यू ई आ गया। हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ गया बच्चों, एच अपॉन डी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता ही है। ठीक है, अब देखिए अगला, ये होगा मैग्निफिकेशन किसका बच्चों, सिंपल माइक्रोस्कोप का, ये है हमारा मैग्निफिकेशन। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, थोड़ा अगर हम आगे बढ़े तो देखना, क्या भाई खाली पेज, हाँ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। अब देखो मानो जो हमारा दिमाग है, मस्तिष्क है, वो क्या देखता है, थोड़ा सा मिल गया और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो हमें मैग्निफिकेशन तो मिल गया, हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मतलब जितना हम उसको बड़ा कर सकते हैं उतना बड़ा करें। हमारे देखो जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो 8 से 9 गुना तक चीजों को बड़ा करके दिखा सकता है। तो हमें क्या चाहिए, अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए हमें क्या करना होगा, दिमाग लगाओ कि हमारा जो इमेज बन रही है वो ही डी पे आके बन जाए। क्या सोच पा रहे हो, ये चीज जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन जाए, डी पे आके बन जाए, तो हमें मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? अरे जो इमेज हमारी बन रही है वो कहीं दूर बन रही होगी, वो इमेज हमारा डी पे बन जाए, डी के पास बनेगी तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम ही इमेज को कहाँ पर बना सकते हैं, डी पे बना सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इमेज को कहाँ बना सकते हैं, डी पे। जब इमेज हमारी डी पे बनेगी तो हमें मैग्निफिकेशन क्या दिखेगा, सबसे मैक्सिमम दिखेगा। उससे बड़ा तो हम मैग्निफिकेशन नहीं कर सकते किसी ऑब्जेक्ट का, डी पे जाके बना दो तो हमें मैग्निफिकेशन क्या दिखेगा, मैक्सिमम दिखेगा। अब देखो सोचो इस चीज को, अब इमेज अगर डी पे बन रही होगी तो क्या क्या चीजें होंगी। इसका फोकल लेंथ मैंने क्या बताया था, एफ बताया था। अच्छा, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, यूई डिस्टेंस पे रखा था, और इमेज हमें कहाँ बनानी है, डी पर बनानी है। ठीक, अब साइन के साथ सारी चीजें रख लो। ठीक, अब क्या होता है फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v, मतलब कि डी है, डी इस तरफ है तो माइनस डी हो जाएगा, और माइनस 1/ लेंस का फॉर्मूला लगा रहा है, 1/-u। ठीक है, अब डी को इधर भेज देते हैं, माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू माइनस प्लस 1/u। तो 1/u की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए 1/f प्लस 1/d। तो हमारा मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया था बच्चों, इसको मिटा ही देते हैं, कहाँ से एक एक्स्ट्रा पेज आ रहा है। क्या था, डी, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन में यूई। तो हम डी यूई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यूई की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारा यूई, यूई की जगह पे ये बात पुट कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, डी अपॉन यूई। तो यूई की जगह 1/यूई, ये 1/यूई की जगह ये चीज को नहीं लिख सकते, तो हम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का, एम मैक्स इसको बोल देता हूँ। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनेगा वो यूई की जगह पे क्या रखना है, ये पूरी चीजें रखना है, बी तो डी ही रहेगा, 1/यूई की जगह पे 1/f प्लस में 1/, कि अब डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो डी को अंदर मल्टीप्लाई करो तो डी अपॉन एफ प्लस डी अपॉन डी, डी अपॉन डी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कहाँ रहेगा, डी अपॉन एफ, या फिर ऐसे लिखा होगा, दूसरे ऐसे लिखा होगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ। अरे पहले एफ लिखा है, पहले ये लिखो, बात तो लिखी है। ठीक, समझ आया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का कोई फॉर्मूला पूछी तो आप लोगों को डायरेक्ट यही बता, कई बार हो भी सकता है प्रूफ के लिए आ जाए, प्रूफ दैट द मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बाय अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज दिस, फिर आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, फिर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हमारा इमेज बन रही है वी जो है उसको डी पे लाके रखना पड़ेगा, दैट्स ठीक है। अब देखो मैग्निफिकेशन हम मैक्सिमम कर देंगे तो जो आंखें हैं उस पर क्या पड़ेगा, जोर पड़ेगा। जैसे हम अगर 25 सेंटीमीटर पे रख करके मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो कितना ही देर तक पढ़ पाऊंगा यार, आंखें क्या रहेंगी, स्ट्रेच रहेंगी, आंखों पे जोर पड़ेगा। अगर मुझे रिलैक्स आंख के साथ देखना है तो क्या करना पड़ेगा,
इन्फिनिटी पे इमेज बनानी पड़ेगी। इन्फिनिटी पे इमेज मतलब बहुत दूर बने तो आराम से हम रिलैक्स साइड से देख सकते हैं। जैसे हम सूरज को देखना है, सूरज उधर नहीं देख पाएंगे। चाँद देखना है तो हम रिलैक्स करके देख सकते हैं चाँद को। आंखों पे कोई जोर नहीं होता, नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं बैठ करके। ठीक है, आंख को कोई जोर नहीं आता है। अगर पास में किसी चीज को हम पढ़ रहे हैं देर तक तो आंखों पे जोर आना, स्ट्रेच आना शुरू हो जाता है, स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। तो हमें अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट या फिर रिलैक्स आई के साथ देखना है हमारा जो इमेज बन रही है माइक्रोस्कोप से, तो क्या होना चाहिए, उसका जो इमेज आपकी है उसको इनफाइनाइट में बना दो। भाई सबसे अच्छा तरीका यही है ना। हमें रिलैक्स आई कब, आंखें सबसे ज्यादा रिलैक्स कब होती है, जब इमेज कहाँ रखी हो, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर रखी हो। तो बहुत दूर बनाने के लिए हमें वी की क्या बनाना पड़ेगा, इसका जो वी है उसको इनफाइनाइट करना पड़ेगा। तो वापस हम लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला वापस से लगाओ तो 1/f इज इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस 1/, ई माइनस ई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट मतलब जीरो होता है, तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/u। अब 1/u की वैल्यू क्या है, 1/f है। तो हमने मैग्निफिकेशन क्या पढ़ा था बच्चों, मैग्निफिकेशन सर हमने पढ़ा था d/ub। तो 1/u की जगह क्या रख सकते हैं, 1/f रख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन बन जाएगा 1/d/f। इसको हम लोग मिनिमम मैग्निफिकेशन बोलते, क्या बोलते हैं उसे, मिनिमम मैग्निफिकेशन इसको बोल। ठीक है, ये वाला क्या था, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, क्या था, 1/1 प्लस d/f। और ये क्या था, मिनिमम मैग्निफिकेशन, या फिर मिनिमम ऐसे बुक्स में नहीं होगा, क्या होता है, रिलैक्स है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट में मैग्निफिकेशन इतना हो। क्या ये बातें आपको समझ में आई हैं? ये बातें अगर आपको समझ में आई, एक बार इसको अपने मन ही मन में रिपीट करिए, कॉपी में लिख के देखिए, फिर आपको एक ही बार में प्रिपेयर हो जाएगा। ये वाला मत करिए लेक्चर पूरा देख के नोट्स बना के तब करूंगा, अभी जस्ट करिए इस चीज को, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और जस्ट ये चीज आप करिए मेरे सामने। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्या होता है नॉर्मल माइक्रोस्कोप, और एक क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, और एक होता है कंपाउंड। तो सिंपल हमने देख लिया था डेरिवेशन उसके मैग्निफिकेशन का। अब हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड क्या होता है, जैसे सिंपल था क्या 8 से 9 गुना तक बड़ा करके दिखाता था, ये 20 टाइम्स या 100 टाइम्स तक क्या करता है बच्चों, ये बड़ा करके दिखाता है। 40 से 100, देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, 20 टाइम्स ये बड़ा करता है, और जो हमारा कंपाउंड है वो 40x से 1000x तक जूम कर देता है। ठीक है, चीजों को बड़ा दिखा सकता है। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखेंगे, पहले क्या चीज है, डिफिनेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू यूजेस टू लेंसेज। इसमें क्या होता है बच्चों, दो लेंस यूज होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस और एक को बोलते हैं आई लेंस। समझ में आ रहा है, एक को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेंस और एक को बोलते हैं आई लेंस। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस, जो लेंस आई की तरफ होता है उसको आई लेंस। सिंपल सी बात है। देखो कैसे अब इसको बनता है, कैसे दिखेगा, आप लोगों को मैं स्ट्रक्चर दिखा दूं इसका। देखिए स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, क्या हो रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर देख रहे हैं कैसा बनता है, कैसे दिखता है। देखो अब स्ट्रक्चर का डायरेक्ट डेरिवेशन भी कर लेते हैं साथ में, ये थीम ही चेंज हो रही है इससे, ठीक है, साथ में डेरिवेशन ही कर लेते हैं। ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट लेंस और यहाँ पे होता है एक आई लेंस। ऑब्जेक्ट लेंस का जो होता है फोकस वो थोड़ा छोटा होता है, और आई लेंस का जो फोकस होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, अब जहाँ ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है ए, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। अब यहाँ पे हम एक कॉमन एक्सेस देंगे, ऑप्टिकल सेंटर इसका और ये ऑप्टिकल सेंटर इसका। ठीक है, अब ये ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं इससे अगर बनाऊँ इसका इमेज तो ऐसे होगा, फोकस से होकर के जाएगा, फिर दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई तो यहाँ कहीं पे इसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हम बनाते हैं, सिमेट्रिक चीज़ें हैं नहीं तो हमें खुद से थोड़ी चीज़ें ज़बरदस्ती करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा, हाँ, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से हट जाएगी, तो ठीक है ठीक है ठीक है, इसके साथ कुछ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सही चीज़ है यार स्मार्ट बोर्ड। हाँ, अब इसके थ्रू यहाँ पर एक इमेज बनेगी जिसको हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। अब इसको कुछ ऐसा रखेंगे कि ये जो इमेज बने ना, इसको इस लेंसेज को ऐसा सेट करेंगे, ये जो इमेज बने वो इस वाले के फोकल लेंथ, मान लेते हैं इसका जो फोकल लेंथ है वो एफ है, इस फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बने। कैसे बने इमेज, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में बने, ताकि अब इससे देखो जो भी इमेज बनेगी, अब इससे क्या गई, एक लेंस, एक रे यहाँ गई, फिर वो फोकस से होकर के चली गई, एक रे को अगर हम भेजें ऐसे, हाँ एक रे को अगर ऐसे भेजें, अब ये दोनों क्या है बच्चों, दूर होती चली जा रही है, तो इन लोगों को हम जबरदस्ती क्या करेंगे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उधर बढ़ा देंगे, और जब उधर बढ़ा देंगे तो इन दोनों को मिला करके एक बड़ी सी इमेज फॉर्म हो जाएगी।
क्या आपकी समझ में आया? मैंने क्या किया, इस इमेज को, जो ये वाली लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, उससे बनने वाली इमेज को ऐसी जगह बनाया कि ये फोकस और उसके बीच में बने। फोकस और उसके बीच में बनने से क्या फायदा होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो सीधी बनती है। एक तो जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज, इस वाले से जो इमेज बनी है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ आगे की तरफ बनेगी, क्योंकि क्या है, ये रेस दोनों दूर होती चली जाएंगी। अगर इनको आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों दूर होती चली जाएंगी। जब दूर हो रहे तो हम लोग इनको पकड़ के आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पे हमारा फाइनल आकर के इमेज बन जाएगी। और ये फाइनल इमेज क्या होगी, A डबल डैश B डबल डैश, मान लेते हैं। ठीक है, इतना फिगर, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया? अगर एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ स्ट्रक्चर क्या हुआ है। सबसे पहले हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्टिव लेंस था। ऑब्जेक्टिव लेंस के यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ पे उसने इमेज बना दी। ठीक है, उसने क्या किया, रियल इमेज बना दी। उसके बाद देखना, अब ये जो इमेज बनी है वो इमेज किसके लिए ये दूसरे वाली जो आई लेंस है, क्योंकि यहाँ पर आईज होती हैं, यहाँ पर आंखें होती हैं, इसलिए इस वाले लेंस को हम लोग आई लेंस बोलते हैं। और इस लेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस है ऑब्जेक्ट लेंस, और जो आई के पास है वो आई लेंस। तो यहाँ पे इसने बना दिया इमेज। अब ये इमेज इस वाले लेंस के लिए वो इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्या करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये इससे जब इसके ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो ऐसे, इसका एडजस्टमेंट ऐसा करेंगे कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस जगह पे बने कि ये फोकस, ये वाला जो बड़ा वाला लेंस है, इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं आकर के रखा जाए। और जब ऐसा कुछ होता है केस, तो ये बहुत ही स्पेशल केस है। इसके थ्रू जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधरी बनती है, और बड़ी बनती है, मैग्नीफाइड बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो इतनी बात क्या आपको समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें क्लियर है तो आधी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब हम लोग बस खाली डिस्टेंस को मार्क करेंगे, बस डिस्टेंस मार्क करना है। ऑब्जेक्ट से इस तक की दूरी को u बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से लेकर के इमेज तक की दूरी को v बोलते हैं, लेकिन हम इसको क्या मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और देखिएगा, अब इससे जो मेन डिस्टेंस है इसके लिए तो ये क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ue। अच्छा, ये इसको बोल देते हैं uo, इसको बोल देते हैं ue। आई लेंस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको ue बोल देते हैं। और इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, क्या हो रहा है यार, इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं vo का। ठीक है, और इसके थ्रू जो इमेज बन रही है उसको नाम दे देते हैं हम लोग ve का। समझ में आ रहा है? अरे ऑब्जेक्ट से आई लेंस की, वो ऑब्जेक्टिव लेंस की दूरी uo, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है तो ये ve ue। अब ये क्या हो जाएगा, vo। अरे इमेज की दूरी ऑब्जेक्टिव लेंस से vo, और इसकी दूरी ये। इतनी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पर लगाते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अच्छा, अगर ये एंगल में बीटा ले लूँ तो ये भी एंगल बीटा होगा, तो आई पे क्या, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ये आंखों पे कितना एंगल बनाएगी, कितना सब्सटेंड करेगी, बीटा। अगर मैं इस इमेज की बात करूँ, ये भी कितना सब्सटेंड करेगी, बीटा ही करेगी। और ये दोनों सेम ही तो बन रहा है, ऐसे ही तो बन रहा है। ये ऐसे यहाँ से देखो, आंख पे इसके थ्रू और इसके थ्रू, दोनों के थ्रू एंगल क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है, बीटा ही बन रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको बीटा बोल दूँ, अगर कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या बोल दिया इसको बच्चों, बीटा बोल दिया। बीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ 10 बीटा की, जैसे हमने पीछे किया था, तो 10 बीटा क्या होता है, कोई बता सकता है? ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो 10 बीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है इसका, अगर ये एंगल बीटा है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। और बेस क्या है बच्चों, बेस है ओ बी, या फिर इसका नाम दे रखा है वैसे यू ई। क्या दे रखा है, यू ई। तो ये क्या आ गई बच्चों, 10 बीटा की वैल्यू। अगर बीटा की ये जो ऑब्जेक्ट है बहुत छोटा रहा होगा, तभी तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बहुत छोटा, तो एंगल बीटा ही बहुत छोटा। जब एंगल बीटा बहुत छोटा होगा तो 10 बीटा की जगह हम डायरेक्ट बीटा लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश अपॉन में यू ई। ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, यू ई आ जाएगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? अब हमें ए डैश बी डैश की वैल्यू पता नहीं है, हमें वैल्यू किसकी पता है, ए बी की वैल्यू पता है। जो ऑब्जेक्ट है हमें बस खाली उसकी लेंथ पता है। हमें ए डैश बी डैश, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, इसकी लेंथ नहीं पता है। हमें क्या पता है, बस खाली ए डैश ए बी पता है। तो हम ए बी के टर्म्स में इसको लिख लेंगे। कैसे, देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मैं फॉर्मूला लगाऊं, इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, आप लोग को दिखेगा क्लियर, बस थोड़ा सा छोटा करूंगा चीजों को। अगर आपको दिखे क्लियर तो अच्छी बात है, ठीक है। ये छोटा हो रहा है फिर भी आपको क्लियर दिखेगा, ठीक, मैंने छोटा कर दिया इसको। अब मैं इसमें अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पर, अरे हाँ, अगर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाऊं इस वाले लेंस के लिए, ये वाला जो लेंस है इसके लिए अगर मैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ए डैश बी डैश अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, विथ साइन लेना होता है, ये उल्टा है तो माइनस साइन लग जाएगा। अपॉन में क्या होता है बच्चों लेंस के लिए, v बाई यू, v बाई यू। v कौन सा, vo, u कौन सा, uo। ठीक है, अब यहां से अगर मैं देखना चाहूं,
अच्छा v किधर है, उस तरफ है, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इससे ये कट जाएगा। अब a डैश b डैश की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट h है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है बच्चों, h है, तो a b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, h लिख सकता हूँ, a डैश b डैश अपॉन में h इज इक्वल टू v नॉट u नॉट। अब इसमें a डैश b डैश की अगर वैल्यू निकाला जाए तो a डैश b डैश क्या हो जाएगा बच्चों, v नॉट अपॉन u नॉट, और इधर क्या आ जाएगा h। ठीक है, ये आपके आगे a डैश b डैश की वैल्यू। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे लिए मकसद क्या था कि a डैश b डैश यहाँ से एलिमिनेट हो जाए और क्या मिल जाए हमें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाए। सॉरी, तो बीटा हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, बीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ, a डैश b डैश की जगह ये पूरी चीज लिख सकता हूँ, v नॉट अपॉन में u नॉट, और ये h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ue, क्या आ जाएगा बच्चों ue। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज क्या होता है, नेक्स्ट चीज अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू निकालना जितना आसान है उससे आसान कोई चीज है ही नहीं। क्या होती है अल्फा की वैल्यू, अरे अल्फा मतलब रिलैक्स, वो आपका जो, जब ऑब्जेक्ट आपका डी पे रखा हो तो कितना एंगल बना रहा है, वही अल्फा है। ऑब्जेक्ट की हाइट h है, नॉर्मल आई से मतलब माइक्रोस्कोप हटा दो, सब कुछ हटा दो, नॉर्मल केस देखो, तो ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूं, tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर h है, h अपॉन डी, क्या आ जाएगा बच्चों, h अपॉन डी। क्या ये बात आपको क्लियर है, क्या आ जाएगा बच्चों, h अपॉन डी। तो अल्फा की वैल्यू मिल गई, बीटा की वैल्यू मिल गई, अब क्या ही दिक्कत है, h अपॉन डी हो गई अल्फा की वैल्यू, और बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी इतनी लंबी चौड़ी, तो अल्फा की वैल्यू भी यहीं लिख देता हूँ। पूरा डेरिवेशन एक ही जगह पे आ जाए, ऐसा कुछ करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, पूरा डेरिवेशन हमें एक ही जगह पे लाना है ना, समझते हुए चलना। देखो अब क्या है, हमें अल्फा की यहाँ पे वैल्यू मिल गई, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है ऐसे, ठीक। अब देखो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू हमेशा से क्या होती है, h अपॉन डी ही होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब देखो अल्फा, और हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है सर, बचपन से ही क्या पता है, बीटा अपॉन अल्फा होता है, बीटा अपॉन अल्फा, इसको हम बोल सकते हैं बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं तो यू नॉट मतलब वी नॉट अपॉन यू नॉट, और ये क्या है h अपॉन यू डिवाइडेड बाय h अपॉन डी। डिवीजन का क्या मतलब होता है, उल्टा करके मल्टीप्लाई। डिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टा करके मल्टीप्लाई। तो मैं इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको उल्टा किया और मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया, ये जगह कम है वैसे भी, मल्टीप्लाई किया तो ये डी ऊपर आ जाएगा और कट गया। तो हमारे मैग्नीफिकेशन का जो फाइनल फॉर्मूला मिला हमें वो कुछ ऐसा मिला, m इज इक्वल टू, यहाँ देखिएगा ध्यान से, v नॉट अपॉन में u नॉट इज इक्वल वो मल्टीप्लाई बाय d अपॉन में u। क्या मिला बच्चों, d अपॉन में u, क्या मिल गया, d अपॉन में u। ये हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन अभी देखो देखने में कुछ कुछ लग रहा है, ये वाला हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर मुझे मैग्नीफिकेशन लिखनी है तो v बाई यू ही होता है ना, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये वाला भी देखो, ये भी क्या है, आई लेंस हमारा क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, डाइजेस्ट हो रही है। अभी हमने पीछे निकाला था ना सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन, यही तो था डी अपॉन यू। क्या था बच्चों, डी अपॉन यू। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। इसको मैं मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिख सकता हूँ। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वी बाई यू ये दे रखा है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस। आई लेंस आपका इस तरफ रखा हुआ है और ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, डी अपॉन यू। तो ये हमारा फाइनल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, एम ओ इंटू एम ई, ऐसे लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, m इज इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। एम ओ क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एम ई क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई लेंस। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है, एक बार और हम लोग रिपीट करेंगे चीजों को। चलिए रिकॉर्डिंग बढ़िया से चल रही है, एक बार और रिपीट करेंगे। मैंने क्या किया बच्चों, एक लेंस बनाया, लेंस से पहले रिफ्लेक्शन करा के एक इमेज बनाई। अब ये वर्चुअल इमेज काम कर रही है किसके लिए, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब इसके थ्रू वापस से रिफ्लेक्शन कराया तो यहाँ पे हमारी एक बड़ी सी इमेज बन गई। अब हमने मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला लगाया, यहाँ से बीटा की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो बीटा की वैल्यू हमने निकाली, ए डैश बी डैश के टर्म्स में आई, ए डैश बी डैश के टर्म में आई हमारी वैल्यू। लेकिन हमें इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ा, ए डैश बी डैश की वैल्यू पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स से कन्वर्ट किया। तो फिर यहाँ से बीटा की वैल्यू मैंने सारी चीज यहाँ पुट की, और फिर अल्फा की वैल्यू निकाली। अल्फा की वैल्यू तो हर बार क्या होती है, h बाई डी ही होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और डी मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ
लीस्ट विजन और डिस्टिंक्ट विजन, मतलब मिनिमम कितना आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है, वर्ड में बोल नहीं पा रहा हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होता है मैग्निफिकेशन, एमओ इंटू एमई, ये हमारा फाइनल मैग्निफिकेशन आ गया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ समझिएगा, ये चीज आ गई। अब ये हमें पता चल गया, लेकिन इसमें भी दो केस बनेंगे। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस बने थे, एक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट। देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का यहाँ पे जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था, वो क्या बना था, डी अपॉन, यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो हमारा फॉर्मूला बना था, हाँ 1+d/f, क्या बना था बच्चों, 1+d/f। तो ये किसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन था, आई लेंस का। उसमें ये आई लेंस ही तो है, ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है सिंपल माइक्रोस्कोप में, वो उसमें क्या है, आई लेंस है। तो आई लेंस का जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा वो क्या आएगा, या फिर अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हो तो पूरी कहानी सुना देता हूँ। चलो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो हमारी फाइनल इमेज बननी चाहिए वो कहाँ बननी चाहिए, 25 पे बननी चाहिए। ठीक है, डी पे बननी चाहिए फाइनल इमेज। तो हम अगर निकालना चाहें, मान लेते हैं, सपोज करते हैं जो आई पीस है उसका वो फोकल लेंथ एफ ई है और ये वी है। ठीक है, वी मतलब हमें कहाँ पे इमेज बनानी है, फाइनल इन्फिनिटी बनानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इनफाइनाइट लिख सकते हैं। नहीं, इनफाइनाइट नहीं, हमें डी पे बनानी है फाइनल इमेज, क्योंकि ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए। तो जो हमारी फाइनल इमेज है वो कहाँ बने, आकर के डी पे बने, तब जाके हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। और फिर क्या लिखते हैं, माइनस यू, यू मतलब कि यू ही हो जाएगा, यू मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यू ही हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँ, उधर भेज दूँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, यू ई इज इक्वल टू 1/d माइनस 1/f। क्या बन जाएगा, 1/d माइनस 1/f। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, 1/ue की, सॉरी किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, 1/ue की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला हमने निकाला है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला क्या निकाला है बच्चों, मैग्निफिकेशन का क्या था, एम ओ इंटू एम ई। ठीक है, ये निकाला था हमने फॉर्मूला, और इसका जो फॉर्मूला था इसका मतलब क्या था, वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस क्या होता है, कोई बता सकता है। यहाँ पे था, देखो यहाँ हमने निकाला था फॉर्मूला, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ देखो हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, बीटा की वैल्यू, हाँ फाइनल फॉर्मूला क्या निकाला था, डी अपॉन यू ई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी अपॉन यू ई, क्या लिख सकते हैं, कहाँ चला गया, हाँ डी अपॉन यू ई। अब यू ई की वैल्यू हमने क्या निकाल ली है, यहाँ पे निकाल लिया यू ई की वैल्यू, तो यू ई की वैल्यू निकाल के रख दो। यू ई की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1/ue की वैल्यू आई है, डी तो ऐसे ही रहने देते हैं, 1/d माइनस में 1/f0, या फिर एफ ई बोल दे इसको। अब ये अंदर डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी का करेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन एफ, क्या आ जाएगा अपॉन में 1/d/f। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। तो ये क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वो ये आएगा। बस खाली इसमें चेंज क्या हुआ, ये सब तो सब कुछ सेम था, बस खाली हमने क्या किया है, आई पीस जो है, जो आई लेंस है उसका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लिख दिया है। वही तो क्या है बच्चों, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन किसका लिख दिया है, आई लेंस का लिख दिया है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए चाहिए जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बने, इनफाइनाइट बने। तो इसका जो फोकल लेंथ है वो एफ ही है, और इमेज कहाँ चाहिए, इनफाइनाइट पे चाहिए, -1/u, यही तो होता है। अब ये पूरा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 जो एफ ही है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/ue के बराबर। ये क्या है, यू ही है, तो यहाँ पे हम वैल्यू ला करके रख देंगे, 1/f की जगह 1/ue की जगह क्या रख देंगे, एफ ही ला करके रख देंगे। 1/ue की जगह अगर हम एफ ही रखते हैं तो आगे हमारा वैल्यू बन गई बस। अब यहाँ देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू आई लेंस। तो मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू मैग्निफिकेशन अगर हम रखें यहाँ ला करके क्या होता है, डी अपॉन यू ई। अब यहाँ वैल्यूज अगर पुट करो तो वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू 1/ue की जगह क्या रख सकते हैं, 1/f, तो डी अपॉन एफ। ये हमारा बन गया मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स आई। रिलैक्स आई मतलब पता है कि इमेज इन्फिनिटी बनेगी तो हमारी आंखों पे प्रेशर कम पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बस इतना ही था आज के लेक्चर के लिए। इसके नोट्स आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।